हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस के वो सारे सवाल जो कि आपके रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एनटीपीसी एग्जाम हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो या फिर अदर रेलवे एग्जाम्स हो। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये डेली क्लास होती है। आप मेरे साथ यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे से लेके 7:45 तक, जहां पर अभी हम लोग कर रहे हैं दिवाली वीक जो है यहाँ पे सेशन, जिसमें हम लोग रैपिड फायर राउंड कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कि 60 क्वेश्चन जितना जल्दी हम प्रैक्टिस कर सके। प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो है दोस्तों यहाँ पर सीबीटी 1 के क्वेश्चन सब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं और आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए आपको जुड़ जाना है गौरव मौर्य सर टेक्स्ट बुक या फिर @गौरव सर टेक्स्ट बुक, जहां पर आपको क्या होगा, सारे जो है पीडीएफ मिल जाएंगे और आपको क्लासेस के अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोग यहाँ पे जुड़ सके और हम इस सेशन को स्टार्ट कर सके। बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ और आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास कीजिए। किस्मत तो जो है दोस्तों, किस्मत की आजमाइश जो है जुए में होती है। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी के लिए किस्मत किस्मत बस मत करते रहिए, आपको करना है परिश्रम। ठीक है, उसके लिए करनी है मेहनत और हार्ड वर्क। जिसने किया है कंसिस्टेंसी के साथ, उसी को जो है मंजिल मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार जल्दी जल्दी से यस टाइप कर दीजिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है और आप सब तैयार हैं पहले सवाल के लिए। जल्दी जल्दी से एक बार यस टाइप कर देंगे। तो यस यस आ चुका है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए रहा। जल्दी जल्दी से आंसर करना है। हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो है यहाँ पे द्वीपक जो है नामकरण किसने दिया था? क्या ये क्लॉड लुइस बेर्थोलेट, दिमित्री मेंडलीव, कार्ल लिनियस और जॉन डॉल्टन? करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो कार्ल लिनियस। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला सवाल आपके लिए। विच ट्रायो अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ट्रिनिटी ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक? कह रहे निम्नलिखित में से किस जो है तिकड़ी को कर्नाटिक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है? तीन व्यक्तियों के नाम को जो है मिलाकर यहाँ पे तिकड़ी कहा गया है कर्नाटिक का। वो कौन तीन व्यक्ति हैं वो आपको बताना है। क्या ये सुबराय शास्त्री, मदुरई मनी अय्यर या जो है त्यागराज? यहाँ पे कह रहे हैं सर मनम्बू वादी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे पूची श्रीनिवास अयंगर या सुब्रया शास्त्री, त्यागराज मुथुस्वामी एंड जो है यहाँ पे श्यामा शास्त्री, मदुरई मनी अय्यर, टाइगर यहाँ पे टाइगर और श्यामा शास्त्री। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे तीन व्यक्ति जो है दोस्तों, त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री करेक्ट आंसर होंगे। इनको मिलाकर जो है दोस्तों कहा जाता है ट्रिनिटी। ठीक है, मतलब तिकड़ी कर्नाटिक म्यूजिक की। कर्नाटिक म्यूजिक दोस्तों दक्षिण भारत में जो है देखने को मिलेगा 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्य, 4 स्टेट में देखने को मिलेगा। और वो 4 राज्य कौन से हैं? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तेलंगाना भी काउंट होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? कह रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? स्वीडन, रूस, चीन, नॉर्वे? फटाफट से आंसर करिए। रूस 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 कह रहे हैं, तो जो लोग रूस कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके लिए रहा। गोस्वामी तुलसीदास हु कंपोज्ड रामचरितमानस वाज बोर्न इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ डैश? कह रहे हैं कि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोपाल स्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य डैश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जो कि दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तुलसीदास जो है दोस्तों रामचरितमानस। रामायण कौन है? तो दोस्तों आप कहोगे वाल्मीकि। राइट, ठीक है, ये याद रखिए, उत्तर रामचरित भभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग को फाउंडेड द कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी एंड फाउंडेड द ब्रह्म समाज? कहने निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने दोस्तों आत्म सभा की भी स्थापना की थी 1815 में। इन्होंने जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1818 में। यही ब्रह्मो समाज बाद में जाके बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1866 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज इरेक्टेड टू द कॉमेमोरेट लैंडिंग ऑफ डैश क्वीन मैरी एंड जो है अपोलो बंडर ऑन देयर विजिट ऑफ द इंडिया इन 1911? गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में डैश और क्वीन मैरी की जो है उनकी भारत यात्रा के दौरान अपोलो बंदर पर जो है उतरने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। किंग जॉर्ज तृतीय, किंग जॉर्ज जो है 4 सॉरी 6, किंग जॉर्ज
5 और किंग जॉर्ज जो है 4। तो करेक्ट आंसर जॉर्ज पंचम आए थे भारत क्वीन मैरी के साथ 1911 में, तब इसकी बनने की शुरुआत हो गई थी और इसको डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेक्ट के द्वारा और 1921 में ये पूरा हो गया था। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, बॉम्बे में, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, डैश इज द सेंटम सेंटोरियम द इनर मोस्ट सेंचुरी ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स वेयर रिसाइड द मूर्ति ऑफ द प्राइमरी डिटी ऑफ द टेम्पल। कह रहे हैं डैश पवित्रम स्थान है हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम शरण स्थान है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति होती है। क्या ये विमाना है, शिखर है, मंडपा है और गर्भगृह है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब आप मंदिर में एंटर करोगे तो जो मूर्ति होती है वो कहां पे रखी होती है? जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोई अगर महिला जो है प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चा जो है उसके गर्भ में होता है, उसी तरह भगवान जो है दोस्तों सेंटर पे होते हैं, ठीक है, गर्भगृह में होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे गर्भगृह। मंडपा वो जगह होती है जहां पे मंदिर में आप खड़े होकर पूजा करते हो। शिखर वो होता है दोस्तों जो मंदिर के ऊपर का जो आपको कर्व देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ डैश लेड द अपराइजिंग एट द अननोन एट द लखनऊ इन मई 1857। कह रहे हैं डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध, मीरठ, फतेहपुर सीकरी और आगरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाए, करेक्ट आंसर होगा अवध। अवध की जो है दोस्तों यहाँ पे जो राजा थे उनकी जो है मतलब नवाब थे उनकी बेगम थी हजरत महल, और इन्होंने 1857 को जो है लखनऊ से लीड किया था। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कुंवर सिंह ने बिहार से लीड किया था, तात्या तोपे ने ग्वालियर से लीड किया था, ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने कहां से लीड किया था, तो लखनऊ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू दी ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट ट्रू। कह रहे हैं हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे हैं इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग इनपुट्स ओवर टाइम, इट इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इट यूज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इट नीड्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, इट रिक्वायर्स डिक्रीजिंग जो है इनपुट्स ओवर टाइम। गलत कह रहे हैं, इसमें समय के साथ जो है घटते हुए निवेश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। इसमें दोस्तों हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल किए थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स इस्तेमाल की थी, जिससे हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। भारत में दोस्तों 2 चरण में ये जो हुआ था, ठीक है, हरित क्रांति। हमारे यहाँ पे हरित क्रांति के पितामह MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर है जो संतरे के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर, वाराणसी, चेन्नई और अमृतसर। तो आपको पता है दोस्तों ऑरेंजेस कहां पर है, तो नागपुर, ठीक है। जिस तरीके से अंगूर की बात करें तो अंगूर कहां पे मिलते हैं, ग्रेप्स नासिक में, ठीक है। सोयाबीन जैसे मध्य प्रदेश में आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ऑरेंज जो है नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल अकर्स व्हेन डैश। कह रहे हैं पैमाने पर घटते प्रतिफल तब होते हैं जब एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट्स। कह रहे हैं एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, ये जो है यहाँ पे लेबर पर कैपिटल लीड्स टू द लेस देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। कह रहे हैं डिक्रीज इन ऑल इनपुट, ठीक है, लीड्स टू द मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। अ डिक्रीज इन ऑल इनपुट जो है दोस्तों यहाँ पे लीड्स टू द लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू आउटपुट। यहां पूछ रहे डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। डिक्रीज हो रहा है रिटर्न आपका, मतलब आप जितना इनपुट लगा रहे हो, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, लेकिन आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो दोस्तों प्रोपोर्शनली क्या है, लेस है। क्या है, प्रोपोर्शनली लेस है, तो आपको डिक्रीज रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब जो रिटर्न आना चाहिए वो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत का सिद्धांत शुरुआत की थी? लॉर्ड ऑकलैंड, बेंटिक, डलहौजी और हार्डिंगे। तो सीधी सी बात है, डलहौजी के समय में 1848 के समय में व्यवगत का सिद्धांत आया था, ठीक है, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश जो है राज्य में स्थित है? क्या ये दिस्कित मोनेस्ट्री है, तवांग मोनेस्ट्री है, हैमिस मोनेस्ट्री है और थिक्से मोनेस्ट्री है? कौन सी मोनेस्ट्री जो है आपको देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तवांग मोनेस्ट्री। कौन सा? तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है, तवांग मठ कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ड्यूरिंग द मौर्यन रीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज कंसीडर्ड एज द गोल्ड माइन हब इन कर्नाटका। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटका में सोने की खान को जो है खान का केंद्र माना जाता है? तो साली, उज्जैनी, तक्षशिला और सुवर्णगिरी। सब लोग बताएंगे और दोस्तों आपको जल्दी जल्दी से आंसर बताना है, जिससे हम लोग 60 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सके फटाफट से, चाहे फिर वो 30 मिनट में। मैंने आपको कहा ये दिवाली वीकेंड है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है सुवर्णगिरी। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। The east-west corridor connects सिलचर इन असम विथ डैश इन गुजरात। कह रहे हैं पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के डैश से जोड़ता है। सूरत, कांडला, अहमदाबाद और पोरबंदर। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पोरबंदर। क्या हो जाएगा? पोरबंदर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। पोंगल अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द डैश। पोंगल एक फसल उत्सव डैश को जो है समर्पित है। गॉडेस सरस्वती, गॉड ऑफ फायर, गॉडेस गंगा और गॉड जो है सन। मतलब यहाँ पे देवी सरस्वती, अग्नि देवता, देवी गंगा या फिर जो है सूर्य देव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पोंगल किसको समर्पित होता है? तो आप कहोगे सन को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पोंगल जो है दोस्तों 4 दिन का त्योहार होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशिष्टि इज ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ डैश। कह रहे हैं कि प्रयाग प्रशिष्टि जिसे इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या फिर श्रीगुप्त। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर समुद्रगुप्त। देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशिष्टि किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहोगे हरिसेन के द्वारा। और हरिसेन जो है दोस्तों किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द क्रेडल ऑफ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ साइकुती जाई। निम्न में से कौन सा राज्य जो है साइकुती जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना और गोवा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम की राजधानी ऐजवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पूलाल धोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज। किसी वस्तु की मांग में जो है प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर डैश कहलाता है। क्या इसको हम लोग दोस्तों मांग लोच की कीमत कहते हैं, उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, आपूर्ति की कीमत की लोच कहते हैं, या संपूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं? तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब मांग लोच की कीमत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला सवाल आपके लिए। द थेरी घाट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, पार्ट ऑफ द डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय जो है भिकुनीस। कह रहे हैं तेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश हिस्सा है, जो कि भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। क्या ये विनय पिताका, महावंशा, दीपवंशा और सुत पिताका? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुत पिताका। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुत पिताका में दोस्तों क्या दिया गया है? बौद्ध जी की शिक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टीचिंग्स दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वैली ऑफ द किंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन डैश। राजाओं की घाटी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक डैश में स्थित है। क्या ये इजिप्ट में है, नॉर्वे में, टर्की में या थाईलैंड में? जल्दी जल्दी से आंसर करना है सभी लोगों को फटाफट से, और यहाँ पे लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Who among the following was the elected president of the Central Legislative Assemblies in 1925? निम्नलिखित में से कौन 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे? भगत सिंह, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे विट्ठल भाई पटेल। कौन? विट्ठल भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। आउट ऑफ द 3 पिटाकास द अभिधम्मा पिटाका डील्स विद दैट्स। कह रहे 3 पिताका थे, उनमें से अभिधम्मा पिताका संबंधित है। 3 पिताका कौन 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 से थे? विनय पिताक, सुत पिताका और अभिधम्मा। तो अभिधम्मा किससे रिलेटेड था? कह रहा है कि दोस्तों सारनाथ स्तंभ पर कहानियां, दार्शनिक मामले, संघ में जो है संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम और बुद्ध की शिक्षा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसमें दिए गए थे क्या? दार्शनिक जो है मामले दिए गए थे। ठीक है, फिलोसफिकल मैटर दिए गए थे। किसमें? अभिधम्मा में। ठीक है, बुद्ध की टीचिंग्स किसमें थी? वो दोस्तों सुत पिताका में थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फिलोसफिकल मैटर, दार्शनिक मामले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। द अमेजन रेन फॉरेस्ट विच इज वेल नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन डैश। अमेजन वर्षा वन जो है जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, ये डैश में स्थित है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका। कहां पर है ये? तो आप कहोगे दोस्तों ये साउथ अमेरिका में है। कहां पर है? साउथ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? क्या ये फाहिन आया था, ह्वेनसांग आया था, मार्को पोलो आया था और इब्न बतूता? तो करेक्ट आंसर हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो दोस्तों ह्वेनसांग आया था।
ठीक है, याद रखिएगा ह्यूएन सांग। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और फाहिन किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, है ना। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स? निम्नलिखित में से प्लेट जो है विवर्तनिकी के जनक किसे कहा जाता है, या कौन है? अल्फ्रेड वैगनर है, जेम्स रेनल है, एंटोनी लोवाइसर है, एंटोनी फिलिप्स वॉन लुएनहॉक है। सब लोग बताइए दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ दी प्लेट टेक्टोनिक्स, सभी लोग बताएं जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अल्फ्रेड वैगनर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए। द पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व एट विच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड द डैश? कह रहे हैं आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है, ये डैश कहलाती है। क्या इसको एग्जिट पॉइंट कहते हैं? निकास बिंदु, लाभ अलाभ स्थिति, सफलता बिंदु, या आय बिंदु? मतलब एग्जिट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक थ्रू पॉइंट, और जो है इनकम पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखें, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक थ्रू पॉइंट मतलब सफलता बिंदु, अब इसके ऊपर जो है दोस्तों ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पे ज्यादा लाभ नहीं होता। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जितना लगाया गया था उतना वापस आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट पे ये है, ना ज्यादा दोस्तों लाभ है, ना ज्यादा घाटा है, ठीक है। अगला सवाल, द गवर्नमेंट डिफिसिट कैन बी रिड्यूस बाय डैश टैक्सेस और डैश एक्सपेंडिचर? करों को डैश या व्यय को डैश सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और मेंटेनिंग इंक्रीजिंग। कह रहे हैं दोस्तों करों को डैश या व्यय को डैश सरकारी घाटे के रूप में जो है कम किया जा सकता है। तो क्या होगा दोस्तों? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब दोस्तों करों को जो है दोस्तों आप क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, और व्यय को डिक्रीज कर दो, तो घाटे कम हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स से दोस्तों आपके पास पैसा आ जाएगा, कर आपके पास ज्यादा आएगा। आप व्यय मतलब खर्च कम कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आपके घाटे जो है वो कम होते जाएंगे ना धीरे धीरे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसी अगला सवाल, द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोन्याक ट्राइब ऑफ द नागालैंड इज नोन एज डैश? कह रहे हैं नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा जो है मनाया जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में जाना जाता है? मोपिन, गारिया पूजा, म्योको, ओलियांग मोन्यू? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ओलियांग मोन्यू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मोपिन कहां पे होता है? अरुणाचल प्रदेश। गारिया पूजा कहां पर होता है? तो ये दोस्तों त्रिपुरा। म्योको कहां पर होता है? ये कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2001 टू 2011 इज अप्रोक्सीमेटली डैश? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर दर लगभग डैश है? 20.98, 17.64, 12, या फिर 14.8? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितनी वृद्धि हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.64% की वृद्धि हुई है, ग्रोथ रेट देखने को मिली है जनसंख्या में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। Which of the following institution has have the power to issue writs of habeas corpus as per the Constitution of India? निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है? क्या ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास है, निचली अदालतों के पास है, उच्च न्यायालय के पास है केवल, या सर्वोच्च न्यायालय के पास? तो आपको पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट्स जारी करता है। सिमिलरली जो है अगर हम बात करें अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रिट्स जारी करते हैं। तो मतलब दोनों के पास शक्तियां हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वो जारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल। नागनंदा, a संस्कृत प्ले which tells the popular story of विद्याधर किंग जिमितवाहना's a self sacrifice to save the नागास is attributed to emperor डैश? कह रहे नागनंदा एक संस्कृत नाटक है जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान के लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को ये श्रेय देता है? क्या ये बिंदुसार, अशोक, हर्षा और चंद्रगुप्त? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हर्षा, ठीक है। हर्षवर्धन के द्वारा ही दोस्तों नागनंदा, रत्नावली, ये सब हर्षवर्धन नहीं लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द 5-year प्लान वाज द मेन स्लोगन टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यूज्ड? कह रहे हैं किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा तीव्र और जो है अधिक समावेशी विकास की ओर था? क्या 8वां, 10वां, 9वां और 11वां? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11वां जो पंचवर्षीय योजना था, और 11वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो आप कहोगे 2007 से लेके 2012 तक, ठीक है। चलिए हमारे यहाँ टोटल कितने पंचवर्षीय योजना हुए? 12 हुए हैं। 12वां कब से कब तक था? तो दोस्तों 12वां था 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द रॉलेट सत्याग्रह? कह रहे हैं महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919, 1935, 1923 और 1920? तो रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। क्या आया था? 1919 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1920 में दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन आया था, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है।
अगला सवाल, इंडिया हैज लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर विथ नेबरिंग कंट्रीज। कह रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगभग डैश किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। तो ये 5055, 20,233, 7,516 और 15,106। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 15,106 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे जल्दी से बताइए एक बार फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेस कमीशन वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर डैश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है उसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष डैश में की गई थी। 1988, 1995, 87 या 1991। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1988। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1988 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वॉज नॉट, देखिए, नॉट प्रेजेंट इन इंडिया फॉर द कॉमन मैन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं स्वतंत्रता के समय भारत में जन साधारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा मौजूद नहीं थी? क्या ये कॉल सेंटर्स, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज और रेलवेज? कॉल सेंटर, डाक सेवाएं, टेलीग्राफ सेवाएं और रेलवे। एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे और आंसर सभी लोग फटाफट से करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? क्या नहीं अवेलेबल थी? तो आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे कॉल सेंटर्स। देखिए, कॉल सेंटर्स कहाँ थे दोस्तों? पोस्टल सर्विसेज तो 1854 में आ गई थी, है ना। टेलीग्राफ सर्विसेज भी 1854 में आ गई थी। रेलवे 1853 में, मतलब आजादी से पहले ही आ गए थे तीनों के तीनों। ईयर याद रख लीजिए, ये 1854 में ये आई थी, ये भी आई थी, और रेलवे 1853 में, है ना। लेकिन कॉल सेंटर नहीं आया। कॉल सेंटर तो आजादी के बाद आया, राइट। What is the full form of SJSRY in relation to self-employment program implemented by the government of India in 1997? कह रहे हैं 1997 में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों को जो है संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये स्वर्ण जयंती सामाजिक रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती जो है श्रमजीवी रोजगार योजना, या फिर स्वर्ण जयंती सरकारी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना? तो सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, स्वर्ण जयंती जो है शहरी रोजगार योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द डेड सी अ हाईली सलाइन वाटर बॉडी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? कह रहे हैं अत्यधिक लवणी जो है जल निकाय मृत सागर निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एशिया में। ठीक है, ये दोस्तों विश्व का सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है, ये ध्यान रखेगा। सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। A major population of Israel is डैश। इजराइल की एक प्रमुख आबादी डैश है। क्या ये यहूदी हैं, लूर्स हैं, बेजा हैं या टोडा हैं? ज्यूइश, लूरिश या फिर बेजा या टोडा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहूदी। इजराइल में आपको यहूदी देखने को मिलेंगे, मतलब ज्यूइश देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा। जाट जटिन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट? कह रहे हैं जाट जटिन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? क्या ये मध्य प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है या छत्तीसगढ़ का है? तो सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जाट जटिन आपको बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए, इसके अलावा जो है पनवरिया भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। कौन सा? पनवरिया भी यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश का फूल पत्ती याद रखेगा, कई बार पूछ लिया जाता है फूल पत्ती कहाँ का है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल। With reference to the abundant elements in the earth crust, which among the following is the most abundant metal in the earth crust? कह रहे हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी में भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है? बेरियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीज। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं सर एल्यूमिनियम, क्योंकि भूपर्पटी मतलब क्रस्ट जो है हमारा, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम जो है हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज द ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज्ड इन द भावना विच वॉज क्रिएटेड बाय शंकरादेव? कह रहे हैं भावना में प्रयुक्त होने वाली जो है पारंपरिक भाषा कौन सी जिसे जो है शंकरदेव ने बनाया था? क्या ये मलयालम, संस्कृत, ब्रजवाली और तमिल? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रजवाली। क्या हो जाएगा? ब्रजवाली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे भारत में आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं, और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 है दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाएं दी गई है दर्जा अक्टूबर 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोंजी की नसिया टेम्पल इन अजमेर बिल्ट इन द 19th सेंचुरी इज डेडिकेटेड टू डैश? कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का
सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? क्या ये दोस्तों भगवान अजीतनाथ को, भगवान ऋषभ देव को, भगवान महावीर को और भगवान चंद्र प्रभा को? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएंगे भगवान ऋषभ देव को। ठीक है, भगवान ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और महावीर जी दोस्तों कौन से तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के। ठीक है, और ऋषभ देव जो है दोस्तों ये अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? अयोध्या। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन द हिंदुस्तानी क्लासिकल ताल नेम्ड दादरा ताल? कह रहे हैं दोस्तों दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल होती हैं? क्या ये 3, 6, 12 और 9 कितनी ताल होती है? तो कहोगे आप यहाँ पे 6 ताल होती हैं। कितनी होती है? 6 ताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जल्दी जल्दी से आंसर करना है। द डैश रिवर इज नोन एज रिवर जमुना इन इट्स लोअर कोर्स आफ्टर इट्स एंटर बांग्लादेश। कह रहे हैं बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, हुगली और यमुना। जल्दी से बताएं सभी लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, विच 5 year प्लान ऑफ इंडिया वॉज चॉक्ड आउट फॉर द पीरियड स्पैनिंग 1974 to 1979 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अटेनिंग सेल्फ रिलायंस? कह रहे हैं रोजगार के स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 में 1974 से 1979 तक की अवधि के लिए भारत की कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? क्या ये पहली, तीसरी, पांचवी और जो है दूसरी? तो 74 से 79 के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगी पांचवी। हालांकि दोस्तों 74 से 79 तक ही रही नहीं थी, 74 से 78 तक ही रही थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सरकार बदल गई थी, जनता दल आ गया था, जनता दल मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के अनुसार राज्य परिषद के जो है पदेन अध्यक्ष कौन है? क्या ये राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है? तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। और ऐसा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 64 में, कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो पदेन सभापति बन जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्शन नहीं होगा, वो दोस्तों क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली वहां का सभापति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी जो है त्वरण की इकाई है? क्या मीटर पर सेकंड या फीट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या स्क्वायर मीटर पर सेकंड? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप क्या कहोगे? एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और नीचे ये टाइम है तो इसका सेकंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन मोस्ट कंसंट्रेटेड? कह रहे हैं ओजोन वायुमंडल जो है उसकी परत सबसे अधिक संकृदित किस में होती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर? तो आपको ये किसमें देखने को मिलेगा? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बाह्यवायुमंडल और समताप मंडल। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। फटाफट से आंसर करना है और क्लास के बाद आपको बताना है कितने करेक्ट आंसर हुए। जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कल भी इसी तरीके से जुड़ना है। ठीक है, और आपकी ऐसी ही क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि अभी दोस्तों ये दिवाली वीकेंड जो है इसको छोटा सेशन रखें, सो दैट कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके। सैटरडे को मैं आपके लिए सैटरडे या संडे को जो है मैराथन लेकर आऊँगा। ठीक है, 3 से 4 घंटे की, वहाँ पर भी आप जरूर जुड़िएगा, जिससे आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, डोंट वरी। अगला सवाल, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? क्या ये 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 12वीं में या फिर 8वीं अनुसूची में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें केंद्र सूची मतलब संघ सूची, इसमें कितने विषय है? 100 है। राज्य सूची में 61। ठीक है, और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर हिज और हर डैश बर्थडे। कह रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके डैश जन्मदिन से पहले मृत्यु है, 10th, 3rd, 6th या 1st? कब हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे दोस्तों सब लोग बताइए कि दोस्तों, तो आप कहोगे 1 साल के भीतर अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में काउंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया जाता है तो इसका मतलब है कि इतने बच्चे 1 साल के भीतर, मतलब वो 1 साल के भी नहीं हुए थे और वो उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द डैश फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट द पर्टिकुलर लेवल। करें नियत विनिमय जो है दर प्रणाली में डैश विनिमय जो है दरों को एक विशेष स्तर पर निर्धारित करती है। क्या ये दोस्तों व्यापारी, व्यापार संघ, ये बाजार और सरकार, मतलब बिजनेस पर्सन, ट्रेडिंग यूनियन, मार्केट और गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका गवर्नमेंट, सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। बहुत बढ़िया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, हु वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ किंग अशोक, मतलब सम्राट अशोक के दादा कौन थे, ठीक है। क्या वो दशरथ थे, यहाँ पे विट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार? सीधी सी बात है, देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो है बिंदुसार आए, बिंदुसार के पुत्र आए अशोक। तो सीधी सी बात है, अशोक के पिता कौन हो गए? बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता ये। तो दोस्तों पिता के पिता को हम लोग क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दादा हो जाएंगे किसके? अशोक के, है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए ये रहा। व्हाट इज पर यूनिट टैक्स, ठीक है, कह रहे हैं प्रति यूनिट टैक्स क्या है? a tax that the factory impose on a total unit purchase on a import, a tax that the factory imposes per unit scale of output, a tax that the government imposed per unit sale of output, a tax that government imposes per unit purchase on import। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। मतलब अ टैक्स दैट गवर्नमेंट इंपोजेस पर यूनिट सेल ऑफ आउटपुट, मतलब जितना भी यूनिट आप सेल करोगे, मतलब जो बेचोगे, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं पर यूनिट टैक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई जो है बिक्री पर लगती है। आपने दोस्तों मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, आपके पास 10 प्रोडक्ट है, तो आपके उसमें से 3 प्रोडक्ट बिके, तो 3 प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे जो, मतलब 3 प्रोडक्ट बिके हैं तो एक प्रोडक्ट पे एक टैक्स होगा, फिक्स टैक्स होगा। तो ऐसे करके 3 प्रोडक्ट के टैक्स लगे होंगे। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगा है उसको हम कहेंगे पर यूनिट टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट हैज बीन सेट असाइड स्टार्टअप एंड द प्राइवेट एंटिटीज इन द यूनियन बजट 2022-2023 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? देख लीजिए दोस्तों, बजट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है सीबीडी 2 में प्रीवियस ईयर, तो मतलब अब आपके आने वाले एग्जाम से भी बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितना प्रतिशत लगभग अलग रखा गया है? 0.25, 0.15, 0.1 और 0.2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.25, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला सवाल, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? कह रहे थिम्पू जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है? क्या है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है और भूटान है। तो करेक्ट आंसर होगा भूटान, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, म्यांमार की राजधानी नायपी ताओ है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, माधवचार्य रोट माधव निधन विच कंटेन्स डैश चैप्टर एक्सक्लूसिवली ऑन डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज। कह रहे हैं माधवचार्य ने जो है माधव निदान लिखा है जिसमें विशेष रूप से रोगों के निदान पर डैश अध्याय शामिल है। 96, 60, 69 और 90 कितने हैं अध्याय? तो आप कहोगे इसमें दोस्तों 69 अध्याय हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज मैंडेटरी अप टू द एज ऑफ डैश। कह रहे भारत के संविधान के अनुसार जो है बच्चों को निःशुल्क और जो है आवश्यक शिक्षा निम्न की आयु तक अनिवार्य है। 10 वर्ष, 14 वर्ष, 6 वर्ष और 18 वर्ष। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा 14 वर्ष। भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है दोस्तों मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution cast an obligation on the state to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year? करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को जो है 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक जो है बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व है? अनुच्छेद 43, 42, 45 और 44। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि इसी में कहा गया है कि दोस्तों ये राज्य का दायित्व है कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को जो है दोस्तों पढ़ने का यहाँ पे मौका देना चाहिए। हालांकि दोस्तों कम अनिवार्य नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन देना चाहिए। तभी तो दोस्तों राज्यों ने क्या बना रखे, आंगनवाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, मुफ्त में शिक्षा दी जाती है बच्चों को, तो आप भेज सकते हैं वहां, है ना। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओ हो दोस्तों, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आज हमने 60 सवाल जो है लगभग, अभी दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 35 मिनट में हमने ये सवाल किए हैं। और ये दोस्तों दिवाली वीक में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। ये दोस्तों मैंने CBT 1, CBT 2 और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्टली इसमें CBT 1 और CBT 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता चल रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी लेवल का हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे अब करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, CBT 1 के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर ऑलरेडी लगा रखे थे, ये CBT 2 लगा रहे हैं हम लोग। CBT 1 दोस्तों आपको पता है, जो पिछले हफ्ते हमने क्लास की थी वो सारी CBT 1 पे ही थी। जो लोग पूछ रहे थे सर क्वेश्चन कहाँ से थे या फिर क्वेश्चन आप कहाँ से ले, तो वो CBT 1 के थे, ये CBT 2 के हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जो है आपकी रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर ये सारी क्लासेस चलती हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होती है और रात को 10 बजे तक चलती है। इसमें सारे फैकल्टीज सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या फिर अदर सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। आप मेरे साथ जो है शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं, गौरव सर, ठीक है। 7 बजे आपको जुड़ना है और ये लगभग 7:45 तक क्लास होती है। और हमारा भी उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो और दोस्तों, हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपके लिए एक बहुत शानदार ऑफर चल रहा है दिवाली के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो उठा सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, ठीक है। वहाँ पर आपको जाना है और क्या करना है, उसको ओपन करोगे, एक न्यू पेज ओपन होगा, आपको उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे, गौरव M, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, GAURAVM, गौरव M जैसे ही अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सेशन था। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है सेशन। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिले और कोई भी क्लासेस आपकी छूटे ना। तो लव यू ऑल, जुड़ने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।